थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आई होप आपको पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। हम अपने पहले कॉलर की तरफ अब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तारिक साहब, थैंक यू आपका, विनस टीवी का और इमिग्रेशन की सारी टीम का। बड़ी मेहरबानी सर। क्या हो गया सर? और दो तीन चीजें हुई हैं सर। मैं 5 साल से टीवी का प्रोग्राम आपका देख रहा हूं और मेरी इसी वीक में नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन सक्सेस हुई है। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको। थैंक यू सो मच सर। और इसके साथ सर लास्ट मंथ में मेरी वाइफ का ILR जो था ना, वो भी हो गया था दिसंबर में। वो मैंने सुपर प्रायोरिटी पर डाला था। जी उसके जी, लिए भी आप लोगों की टीम का सबका शुक्रिया। थैंक यू सर। अब मैं आता हूं सर, अपना करंट जो इस वक्त मेरा क्वेश्चन है, और आपके लिए जो सारी थैंक यू। और उसके बाद है सर, फैमिली नेचुरलाइजेशन अक्सर अपने प्रोग्राम में जिक्र करते हैं, उसको फोकस करके एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जी अगर आप इजाजत दें। जी जी, पूछ। सर इसमें ये है कि जैसा कि मेरी अभी हुई है इसी वीक में नेचुरलाइजेशन, और इसका मेरी का स्पाउस जो थी दिसंबर में उनका इंडेफिनेट हुआ था। और मेरे सर 3 छोटे बच्चे हैं, 13, 12, 10। उनके पास लीव टू रिमेन है। मैंने सिर्फ मिसेज को सुपरियॉरिटी में शामिल करके तो उनका ILR करवाया था आपके प्रोग्राम की हेल्प के साथ। तो अभी उनको फैमिली नेचुरलाइजेशन, आपने एक प्रोग्राम में कहा था कि फैमिली नेचुरलाइजेशन में बच्चों का इंडेफिनेट होना जरूरी नहीं है, बच्चे बोर्न हैं पाकिस्तान में। और अभी मेरा ख्याल है, अभी जो आपके एडवाइस, आपके इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कि अब मैं क्या करूं कि अब चूंकि मेरी इसी माह यानी कि फरवरी में मिस्ट्रीज की एप्लीकेशन डालूं नेचुरलाइजेशन की, और बच्चों को एज ए फैमिली नेचुरलाइजेशन ऐड कर दूं तीनों को। और इसमें मेरे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आया कि मुझे कोई स्पेशल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है उनको। सच बाकी चीजें सारी ठीक हैं, रेजिडेंसी, करेक्टर और बाकी कवरिंग लेटर में मैं वो फैमिली नेचुरलाइजेशन में स्पेसिफिकेशन करूं, और दूसरा उसके साथ मैं आके ये फरवरी में कर दूं ये एप्लीकेशन, या मुझे वाइफ के लिए 1 ईयर इंतजार करना पड़ेगा। ये 2 क्वेश्चन है सर। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। देखें, जहाँ तक पहली बात है वाइफ की एप्लीकेशन की, कि जब वो नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डाल रही हैं, अगर एट दैट स्टेज उनका स्पाउस ब्रिटिश है, तो उनको 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो नेचुरलाइज एप्लीकेशन इमीडिएटली डाल सकती। तो एज लॉन्ग एज एट द पॉइंट ऑफ नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उनके स्पाउस ब्रिटिश हैं, तो उनको 1 साल
वेट करने की ज़रूरत नहीं इंडेफिनिट के बाद, दे कैन मेक एन एप्लीकेशन। जहाँ तक बात आता है कि आप बीच में बच्चे ऐड कर सकते हैं, तो होम ऑफिस की जो गाइडेंस है इसके ऊपर, उसमें रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट की होती है बच्चों की, क्योंकि आप एक बात याद रखें कि जो नेशनैलिटी है ये होम ऑफिस की डिस्क्रेशन पे होती है। तो आपके लिए बेहतर है कि अगर आप बच्चों को ऐड करें अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो गाइडलाइन को गो थ्रू करें जो उन्होंने फैमिली एप्लीकेशंस की दी हुई है, और उन्होंने उसमें हेडिंग्स दी हुई हैं कि अगर आप बच्चों को ऐड करें तो हम इन रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं कि बच्चों के पास एंड आपकी जो दूसरे पार्टनर हैं उनके पास ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। तो अगर आपकी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, ओनली देन आप बच्चों की एप्लीकेशन डालें। एंड इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन करें कि जी ये आपकी डिस्क्रेशनरी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम इन रिक्वायरमेंट्स को मीट में, ज़ाहिर बात और इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स को रेजिडेंसी के भी गो थ्रू नहीं कर सकता बिकॉज शो का वो फॉर्मेट नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि पॉलिसी के ऊपर जाकर इन रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, और अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं दैन बिल्कुल ये अच्छी बात है कि कवरिंग लेटर में आप होम ऑफिस को एक्सप्लेन करें कि जी मेरी वाइफ अप्लाई कर रही हैं बिकॉज वो क्वालिफाई करती हैं, 1 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज मैं ब्रिटिश हूँ, और हम अपने बच्चे बीच में ऐड करें बिकॉज आपकी पॉलिसी कहती है अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी है तो हम बच्चों को, रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं तो हम बच्चों को ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स में एक और रिक्वायरमेंट होती है कि आपके दूसरे पार्टनर के पास भी इंडेफिनेट या ब्रिटिश सिटीजनशिप है, तो वो आप फिर उसमें मेंशन करें, और उसके बाद उम्मीद ये की जाती है कि होम ऑफिस डिस्क्रेशन आपके फेवर में अप्लाई करेगा और बच्चों को भी साथ में सिटीजनशिप अवॉर्ड कर देगा। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट है तो फिर किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से आप मशवरा ले सकते हैं, और अगर आपके पास इतने पैसे नहीं कि आप उनको पूरी फ़ीस दें थ्रू आउट लीगल एप्लीकेशन की, तो फिर आप उनको इस बात के भी सिर्फ पैसे दे सकते हैं कि वो आपकी पूरी फ़ाइल पढ़ के आपको ऑफिशियल एडवाइस दे दें कि हाँ जी ये मेरिट है, आप बिल्कुल अप्लाई करें और फिर देखें क्या होता है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरे 2 क्वेश्चन हैं छोटे छोटे से। जी एक ये है, एक तो विजिट वीजे के मतलब है। जी यूके का जो विजिट वीजा अप्लाई करते हैं तो मैंने उसको चेक किया, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वहाँ वो नहीं है, कंपल्सरी नहीं है मगर, वरना जो है नॉर्मल आप किसी भी मुल्क का विजिट वीजा अप्लाई करें तो उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस तो होती है, लेकिन क्या ये मैंडेटरी है या नहीं है यूके वीजे के लिए? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर खुदा न खास्ता कोई वीजा रिफ्यूजल हो जाए तो उसके कितने टाइम के अंदर अंदर आप उसको प्रोटोकॉल एप्लीकेशन यूके में कर सकते हैं? ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जहाँ तक बात ट्रैवल इंश्योरेंस की है तो विज़िट वीज़े के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। यह आपकी मर्ज़ी है कि अगर आप ट्रैवल इंश्योरेंस चाहते हैं जिसमें मेडिकल आ जाता है और नॉर्मल ट्रैवल आ जाता है, तो वो बिल्कुल एक इंडिविजुअल की मर्ज़ी है। यूके वीज़ा की ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आ जाते हैं हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे। अगर आपने मेरे पुराने शो देखे और मैंने स्पेशल से अलग विजिट वीज़े पे भी एक शो किया हुआ है, वीडियो सोशल मीडिया पे हमारे चैनल पे वो लगा हुआ है, जिसमें मैंने जिक्र किया है कि ऑल्दो राइट ऑफ अपील नहीं है विजिट वीज़े के ऊपर, लेकिन डेफिनेटली आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं। प्री एक्शन प्रोटोकॉल ये होता है कि जी ये डिसीजन से मैं नाखुश हूँ और आप होम ऑफिस को ये अल्टीमेटम देते हैं कि जी अपना डिसीजन ओवरटर्न करें, वरना हम जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन डालने लगे हैं अपर ट्राइब्यूनल के अंदर, जो कि पहले ज़माने में एप्लीकेशन होती थी हाई कोर्ट के अंदर। जो अपर ट्राइब्यूनल में आप जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन डालते हैं उसका टाइम लिमिट होता है 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन, यानी कि अगर आपका डिसीजन 10 सितंबर को है तो उसमें 90 डेज़ आप ऐड कर लें, वो टाइम फ्रेम होता है जिससे अंदर अंदर आपने जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन लाजमी डालनी होती है अपर ट्राइब्यूनल के अंदर, जो कि पहले ज़माने में हाई कोर्ट में डलती थी। तो इन अदर वर्ड्स आपके पास वो 90 डेज़ हैं टू प्ले अराउंड। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल इमीडिएटली कर देते हैं और उसके अंदर होम ऑफिस को 14 डेज़ या 21 डेज़ देते हैं, और आप चाहें तो 7 डेज़ भी दे सकते हैं, लेकिन आइडली 14 टू 21 डेज़ होते हैं प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर, और फिर होम ऑफिस उसका जवाब देता है। एंड बेस्ड ऑन दैट जवाब आपके पास पे डिपेंडिंग ऑन कितनी जल्दी उन्होंने जवाब दिया है वो 90 डे की विंडो होती है। सो इन अदर वर्ड्स जब आपके पास रिफ्यूज़ल का डिसीजन आता है 90 डेज़ के अंदर आपने जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन डालनी है, तो बीच का पीरियड प्रोटोकॉल का आप जब मर्जी यूज़ कर लें। लोग जल्दी प्रोटोकॉल का पीरियड इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर प्रोटोकॉल के जवाब आने में होम ऑफिस 2 महीने भी ले ले तो कम से कम उनके पास वो 90 डे की विंडो होती है। तो सर ये विंडो है 90 डेज़ की, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स अक्सर लोगों को ये बात नहीं पता, मेरी आज भी किसी से बात हो रही थी कि अगर आपका विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, येस राइट ऑफ अपील आपके पास नहीं है, लेकिन आप जुडिशल रिव्यू करवा सकते हैं उस डिसीजन का, और जुडिशल रिव्यू का जो पहला स्टेप होता है वो होता है प्री एक्शन
प्रोटोकॉल, जिसमें आप होम ऑफिस को अल्टीमेटम देते हैं कि जी हमारी नज़र में ये आपका डिसीजन गलत है इन ग्राउंड्स के ऊपर। एंड अक्सर ये भी कभी कभी होता है कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे ही होम ऑफिस अपने डिसीजन को रिकन्सिडर करके कभी कभी ओवरटर्न कर देता है। सो थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी तारिक साहब, मेरा हामिद बात कर रहा हूँ मैं। जी मुझे आपसे 2-3 क्वेश्चंस करने हैं। जी 2 क्वेश्चंस मेरे से रिलेटेड है, एक मेरे दोस्त से रिलेटेड है। जी पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं यूएस ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो यूएस में पैदा हुए हुए हैं और क्या मैं उनके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट जो है वो यूएस में रहते हुए अप्लाई कर सकता? ओके और मेरा जो एक बेटा था वो जब वो पैदा हुआ था उस वक्त मैं ब्रिटिश सिटीजन नहीं था, उस वक्त मैं वर्क परमिट पे था। लेकिन जो बकाया जो मेरे बच्चे पैदा हुए हैं जब वो उस वक्त मैं ब्रिटिश सिटीजन था। जी तो क्या इनमें मैं मतलब ये बाय डिसेंट देंगे? और दूसरा मेरा क्वेश्चन मेरी मदर के लिए है, क्या उनके लिए मैं इंडेफिनिट जो है वो अप्लाई सकता हूँ? क्योंकि मेरे फादर की लास्ट ईयर डेथ हो गई थी, तो अब वो होती तो मेरे पास उधर जो है, लेकिन क्योंकि अब मैं यूके मूव होना चाह रहा था यूएस से, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या मतलब वो मेरे साथ अगर उन्होंने मूव करना हो तो इंडेफिनिट के लिए क्या कंडीशंस वगैरह होंगी, क्या मुझे करना होगा? ऑलराइट, एनी अदर और क्वेश्चन सर? तीसरा क्वेश्चन मेरे दोस्त के लिए है, वो उसको यहाँ पे 17 ईयर्स हो गए हैं, कितने? वो स्टूडेंट बेस पे आया था, फिर उसकी एप्लीकेशन काफी वो चलती, वो रिफ्यूजल हो गया उसका ह्यूमैनिटेरियन बेस के ऊपर। जी तो अब उसको 17 ईयर्स हो गए हैं। आप बताएंगे उसके लिए क्या मतलब अगर वो ये फॉल करना चाहता है तो उसके लिए क्या उसके सर्कमस्टांसेस उसके लिए बेहतर रहेंगे? तो मैं टेलीफोन बंद करता हूँ, मैं आपका जो है वो ऑन एयर जवाब सुनूंगा प्लीज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच यार आपकी कॉल का। थैंक यू। थैंक यू। देखें मैं वेट कर लेता हूँ, फ़ोन रख लें और टीवी पे आ जाएं। देखें जहाँ तक बात है ब्रिटिश सिटीज़नशिप की, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना कि जब आपके कोई भी बच्चे यूएस में पैदा हुए हैं, ऑफ कोर्स यूएस में पैदा हुए हैं तो बाय बर्थ यूएस सिटीजन्स होंगे, लेकिन अगर उनको ब्रिटिश सिटीज़नशिप आपने दिलवानी है तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक ब्रिटिश सिटीज़न हो, जो कि आपने बोला कि मैं ब्रिटिश सिटीज़न अपने बाकी बच्चों के लिए बना था, बाद में व्हेन दे वर बोर्न में उस वक्त ब्रिटिश सिटीज़न था, तो बिल्कुल आप ओवरसीज़ ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ओवरसीज़ मीनिंग अमेरिका में ही उनके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन वो किस स्टेट में रहते हैं, होम ऑफिस आपको बता देगा कि किधर लोकल एरिया में जाके आपकी वाइफ ने वो एप्लीकेशन जमा करानी है। ऑफ कोर्स आप इधर बैठे हैं तो आप कंसेंट के ऊपर साइन करेंगे कि मैं कंसेंट देता हूँ कि आप मेरे बच्चों को ब्रिटिश पासपोर्ट इशू करके दे दें। जहाँ तक उस एक बच्चे की बात है जो आपके ब्रिटिश सिटीज़नशिप से पहले पैदा हुआ है, ज़ाहिर बात है उस बच्चे को ब्रिटिश सिटीज़नशिप लेने के लिए इस मुल्क में आके अपना रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, फिर वो क्वालिफाई करेगा सिटीज़नशिप के लिए थ्रू नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन। डिपेंड करता है कि हम कौन सी उनकी एप्लीकेशन आप बाद में डालते हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी। एंड ऑफ कोर्स जिन बच्चों को आप सिटीज़नशिप दे रहे हैं अपनी बर्थ के बाद, वो होंगे ब्रिटिश सिटीज़न बाय डिसेंट, बिकॉज वो आपकी बेसिस के ऊपर उनको सिटीज़नशिप मिल रही है। फिर हम आगे आ जाते हैं जो आपने सवाल किया अपनी मदर के ऊपर। जहाँ तक मदर की बात है, बिल्कुल अगर आपकी मदर यहाँ आना चाहती हैं तो आप उन पे जो वीज़ा अप्लाई करेंगे वो वीज़ा होगा अडल्ट डिपेंडेंट वाला वीज़ा, जिसके ऊपर आपने सर्टन कंडीशंस को मीट करना है। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो मैंने अडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव के लिए एक अलग से पूरा एक 20-15 मिनट्स की वीडियो भी की थी फ्यू इयर्स बैक, विच इज़ वेरी क्लियर कि आप किस तरीके से अडल्ट डिपेंडेंट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। लेकिन 4 मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मैं जनरली आपके साथ गो थ्रू करता हूँ। प्लीज़ दिस इज़ फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस, इसको आप एडवाइस ना समझेगा। एक रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपकी जो मदर हैं या आपके जो पेरेंट हैं वो इल हेल्थ, एज या किसी और डिसेबिलिटी की वजह से अपने डे टू डे काम परफॉर्म नहीं कर सकते। ये बहुत डिफरेंट बात है दैन जो पुराने केस होते थे जिसमें कहा जाता था कि अगर एज उनकी 65 से ऊपर हो गई है और अब वो फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट हैं तो आप उनको बुलवा सकते हैं इधर। अब वो लॉ चेंज हो गया है। अब वो कहते हैं कि बिकॉज ऑफ एज, इल हेल्थ या कोई डिसेबिलिटी, दे आर अनएबल टू परफॉर्म दे डे टू डे टास्क, जिसमें आ जाता है सुबह उठ के अपनी हाइजीन का ख्याल रखना, दवाइयाँ लेना एंड खाना या बनाना। सेकंड बात आ जाती है कि कोई और जिस कंट्री में वो रह रही हैं कोई और अरेंजमेंट उधर नहीं हो सकती, दैट कैन बी अफोर्डेबल का तो वर्ड इतना यूज़ नहीं हुआ, लेकिन जो अरेंज हो सकती है उनके लिए उनकी देखभाल के लिए
थर्ड रिक्वायरमेंट है कि कोई और फैमिली मेम्बर ऐसा नहीं है जो उनकी देखभाल कर सकता है आपकी जगह इफ़ शी इज़ लेफ्ट इन दैट कंट्री जहाँ भी वो रह रही हैं। एंड आखिरी चीज़ है कि इस मुल्क में यू हैव एडिक्वेट अकोमोडेशन एंड मेंटेनेंस कि आप उनका ख्याल रख सकते हैं। तो जो की एलिमेंट होता है वो पहला वाला है जिसमें आपने मेडिकल एविडेंस देना है, फॉर्म ऑफ अ डॉक्टर्स रिपोर्ट जो आपके उनकी मदर के डॉक्टर हैं कि जी किस वजह से यू आर सेइंग कि वो थ्रेशोल्ड मीट हो रहा है कि शी इज़ अनएबल टू परफॉर्म हर डे टू डे टास्क। अगर ये चीज़ आप मीट नहीं कर पाते तो फिर अनफॉर्चुनेटली आप पहले टेस्ट में ही फेल हो जाते हैं। देन ऑफ कोर्स ये देखना पड़ता है कि किस मुल्क में रह रही हैं, उधर कोई और अरेंजमेंट हो सकती है या नहीं, और कौन कौन से फैमिली मेम्बर हैं जो उनकी देखभाल कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते व्हाई नॉट। तो इस एप्लीकेशन की अच्छी बात ये होती है कि अगर ये वीज़ा आपको मिल जाए पेरेंट्स को या एडल्ट डिपेंडेंट रिलेटिव्स को, तो फिर आपको डायरेक्ट इंडेफिनिट लीव टू एंटर मिलता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। तो बिल्कुल किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जो आपकी ऑब्जेक्टिवली आपसे बल्कि रादर सब्जेक्टिवली आपसे इंफॉर्मेशन ले और फिर वो आपको बताए कि हाँ ये इंफॉर्मेशन की बेस पे आपका केस बनता भी है या नहीं। अब आ जाते हैं जो आपका आखिरी सवाल था कि आपके फ्रेंड को यहाँ 17 ईयर्स हो गए। अब इससे पहले मैं इसका जवाब दूँ, मुझे कान में बताया जा रहा है कि तारिक भाई हमारे पास ब्रेक का टाइम हुआ है, और अच्छी बात है इस ब्रेक में मैं ये भी ज़रा अपना ठीक कर लूँ। तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक से वापस आके मैं पहले आपके थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का जवाब दूंगा एंड देन वील टेक सम मोर कॉल्स। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक एंड देन आई विल टेक सम मोर कॉल्स। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉल आई, मैंने उनके आई थिंक पहले 2 पार्ट्स का जवाब दे दिया था। उनका तीसरा पार्ट अपने फ्रेंड के लिए था कि उनको यहाँ 17 ईयर्स हो गए हैं और अगर कोई प्रॉस्पेक्ट है उनका यहाँ किसी भी एप्लीकेशन का। तो देखें जनरल तो ये था कि 2012 जुलाई में प्राइवेट लाइफ एंड फैमिली लाइफ के ऊपर कोई नए कवानीन आए, जिनमें से सबसे पॉपुलर ये था, अनपॉपुलर मैं बोलूँगा बिकॉज उससे पहले कानून होता था अगर आप इलीगल इस मुल्क में 14 ईयर्स से हैं तो आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल सकता था। उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया 2012 जुलाई में। नया कानून लेके आए कि अगर आप 20 ईयर्स से इलीगल हैं इस मुल्क में तो फिर हम आपको 2.5 साल का वीज़ा देंगे, और फिर 2.5 साल के 4 एक्सटेंशंस के बाद 10 ईयर्स के बाद आप सेटलमेंट अप्लाई कर सकते हो। इन अदर वर्ड्स पहले 2012 से पहले जो इलीगल थे 14 ईयर्स के अंदर वो सेटलमेंट ले सकते थे, और अब 30 ईयर्स के बाद आपको सेटलमेंट मिलती है बिकॉज ऑलमोस्ट 20 ईयर्स आप इलीगल रहे, उसके बाद 10 ईयर्स आपने और एक्सटेंशन लिया, फिर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद आपको सेटलमेंट मिलती है। अनलाइक जो उन्होंने बीच में अभी पॉलिसी निकाली थी अक्टूबर में कि यू आर वन ऑफ द यंग अडल्ट्स 18 to 25 के बीच में, तो फिर आप सर्टन कंडीशंस अगर मीट करें तो आप ऑफ कोर्स जल्दी भी अपनी अर्ली सेटलमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ तक आपके फ्रेंड की बात आती है, अगर वो प्राइवेट लाइफ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो 2 तरह के कानून उन पे अप्लाई होते हैं। एक तो ये कि वो अपने 20 ईयर्स पूरे कर लें, चाहे लीगल हो इस मुल्क में, तो फिर वो 2.5 साल का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट लाइफ में। अगर वो 20 ईयर्स से पहले एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो कानून ये कहता है कि आपने ये प्रूव करना है कि देयर वुड बी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल्स आपके लिए कि आप इंटीग्रेट नहीं हो सकते अपने होम कंट्री में जाके, और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका एक आपको ब्रेक डाउन देना होता है जो होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे और अपनी गाइडेंस में दिया हुआ है। तो इट्स बेसिकली अ बैलेंस शीट एक्सरसाइज कि जी ये रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं इंटीग्रेट नहीं हो सकता, देयर विल बी सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल कि मैं इंटीग्रेट नहीं हो सकता अपने कंट्री में वापस जाके। अब वो एक ऐसा टेस्ट है कि जिसके ऊपर बड़ा सब्जेक्टिव एनालिसिस करना होता है, तो शो का वो फॉर्मेट नहीं है। अगर आप किसी भी लायक, काबिल या कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे, वो होम ऑफिस की पॉलिसी प्रिंट करेंगे, आपके साथ रखेंगे और एक तरह से टिक करना शुरू हो जाएंगे कि हाँ जी ये चीज़ आप पे अप्लाई होती है या नहीं होती। एंड विद इन 15 मिनट्स में आपको पता चल जाएगा लाइक अ स्कोर कार्ड कि मेरिट क्या आपके केस के अंदर आया,
آپ کوالیفائی کریں گے اگر آپ اس روٹ پہ جائیں گے یا مشکل ہو جائے گی. سو ایٹ لیسٹ آپ اپنے میرٹ کے اوپر کنسیڈر کر سکتے ہیں کیس کو. تو آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ کہیں بھی جاتے ہیں, اور یہ میں ان کے لیے بھی اسپیشلی بولتا ہوں جو مجھے آج بھی کسی کا فون آیا ہوا تھا برٹش خاتون کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اور ان کو انسماؤنٹیبل ٹیسٹ کا نہیں پتہ تھا. تو دیکھیں یہ وہ والی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ ضرور پوچھیں کہ جی کس وجہ سے میرا کیس میرٹ پہ نہیں اترتا اور کیا ریکوائرمنٹ ہے قانون کی, تاکہ آپ اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کیس میرٹ پہ اترتا ہے یا نہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق سر, جی کیسے ٹھیک؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے سر, آپ بتائیں. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ کا, ماشاءاللہ بہت ہیلپ ہوتی ہے ہم سب کو. تھینک یو سر. اور میرا کوشچن یہ تھا کہ مجھے ویزا میرا اور میرا اپریل میں 10 ایئرس کمپلیٹ ہو رہے ہیں, تو میں ILR کے لیے کیا سیم سروس یوز کر سکتا ہوں؟ یہ سروس اویلیبل ہے, اور اگر ہے تو اس کے چارجز کتنے ہو سکتے ہیں سر, یہ آپ پلیز بتا دیں. تھینک یو. دیکھیں تھینک یو. جو سیم ڈے سروس ہے اس کو ہم سپر پرائرٹی بولتے ہیں, اس کے وہ 800 ایکسٹرا لیتے ہیں. تو ریسنٹلی تو یہ ہو رہا تھا ہوم آفس سرٹن اپلیکیشنز میں پرائرٹی سروس دے رہا تھا, اور سرٹن اپلیکیشنز میں آپ کو رات 1 بجے اینڈ یس 1 بجے رات کو لاگ ان کر کے چیک کرنا ہے کہ آپ کو سپر پرائرٹی سروس مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. کچھ عرصہ پہلے کووڈ کی وجہ سے انہوں نے ٹیمپریری سسپینڈ کی ہوئی تھی سرٹن سروسز, جو اب واپس کھول دی ہیں. انفیکٹ تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جب ٹائم رائٹ ہوگا آپ اپلائی کریں گے, اینڈ اگر آپ کو دن کے وقت وہ سروس نہیں مل رہی تو پھر آپ رات 1 بجے, ابھی تک تو یہی چل رہا ہے کہ رات 1 بجے لاگ ان کر کے دیکھیں گے تو آپ کو سپر پرائرٹی سروس مل رہی ہوتی ہے, تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اپریل میں کیا ہوتا ہے وی ڈو ناٹ نو. کووڈ کی سچویشن کس طریقے سے ہوتی ہے کہ ہوم آفس شاید ٹیمپریری طور پہ سسپینڈ کر دے سروس کو, وی ڈونٹ نو ایٹ دا مومنٹ. تو میرے خیال سے آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ویٹ کر کے جب اپریل کا ٹائم آئے گا تو دیکھیں اپلیکیشن بھر کے کہ سپر پرائرٹی سروس آ رہی ہے, اور اگر نہیں آ رہی تو رات 1 بجے لاگ ان کر کے دوبارہ دیکھیں آ رہی یا نہیں آ رہی 1-2 دن تک, اور اگر پھر بھی نہیں مل رہی دیٹ مینس کہ وہ اسپیسیفک کیٹیگری پہ ہوم آفس نے سپر پرائرٹی سروس سسپینڈ کی ہوئی ہے اس وقت. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا ٹھیک ہو جی؟ میں بالکل خیریت سے, تھینک یو. میں آپ سے کوئی سوال دو کرنے تھے, پوچھنے تھے. سوال میں اپنی بیوی کو 2013 میں لے کر آیا تھا اسپوز ویزے پر. جی. وہ پھر ایکسٹینشن کرانے کے کیا, لیکن وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر ہم اپیل پر گئے. جی. پھر اس کے بعد پھر کورٹ میں گئے, کورٹ نے پھر ریجیکٹ کر دیا. ریجیکٹ کر پھر دیا. دوبارہ ہم نے نیو اپلیکیشن ڈالی, تو وہ پاسپورٹ جو تھا وہ ہوم آفس کے پاس تھا. جی. تو پھر دوبارہ جب اپلیکیشن ڈالی تو وہ بیٹا بھی میری پوری تھی, لیکن جو ٹیسٹ کرتا تھا پاس وہ نہیں ہو سکا کیونکہ پاسپورٹ نہیں تھا. کون سا ٹیسٹ پاس نہیں ہو سکا؟ ٹیسٹ جو نہیں ہوتا جب اپلیکیشن ڈالو تو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے پہلا. اچھا, انگلش ٹیسٹ. انگلش ٹیسٹ تو وہ نہیں تھا, تو وہ انہوں نے ریفیوز کر دیا. پھر ہم نے دوبارہ پھر ڈالی اپلیکیشن. جی. تو پھر انہوں نے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے, انہوں نے ریفیوز کر دیا. جی. ریفیوز کیا تو وہ انہوں نے, میرے وکیل نے مجھے فون کیا کہ وہ انہوں نے 2 ہفتے اپیل کے دیے ہیں, دوبارہ اپیل کر سکتے ہو. جی. تو پھر پھر میں دوبارہ فون کیا اس کی طرف, تو وہ بولتا ہے 1 مہینہ ہے. پھر بولتا ہے کہ میرا برسٹر بول رہا ہے کہ 3 مہینے ہوتے ہیں. تو وہ ابھی آج رات کو امیگریشن میرے گھر میں آ گئی, اور 4-5 آدمی صبح میرے گھر میں آ گئے. وہ تو لے کر نہیں گئے, وہ بولتے ہیں کہ آپ کوارٹر میں بیل کرانی پڑے گی. جی. تو یہ بات میں پوچھنا تھا, یہ کیا میں کیا کروں اس کے بارے میں. اوکے. سب سے ٹائم کتنا دیتے ہیں؟ جی میں بھی عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, تاکہ وہ آپ کو کھل کے بتائے کہ آپ کے کیس میں میرٹ کتنا ہے. بیکاز ایک چیز میں ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں کہ پیسہ ضائع نہ کریں. تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہو کہ اگر میں پیسہ لگا رہا ہوں اپنے کیس کے اندر تو اس کے اندر میرٹ کیا ہے. تو اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں, تاکہ وہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھائے کہ آپ کو آگے کیا کرنا چاہیے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سینیریو میں. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی ہیومن رائٹ اپلیکیشن ڈالتے ہیں, آپ کو ہوم آفس رائٹ آف اپیل دیتا ہے, اور آپ پھر فرسٹ ٹرائبیونل میں جا کے اپیل کرتے ہیں.
अगर आप मल्टीपल ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालें तो होम ऑफिस आगे से जवाब दे के कहते हैं हमने लास्ट टाइम आपको राइट ऑफ अपील दी थी, इस दफ़ा आपने जो दोबारा एप्लीकेशन की है सब कुछ वही ग्राउंड्स हैं, हम आपको दोबारा राइट ऑफ अपील नहीं देते। जब होम ऑफिस आपको राइट ऑफ अपील नहीं देता तो फिर आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन रह जाती है कि आप जुडिशल रिव्यू करें उस डिसीजन के ऊपर। तो जब आप जुडिशल रिव्यू के लिए जाते हैं, जो कि मैं, अगर आप मेरा शो पहले देख रहे हो, मैंने पहले भी जिक्र किया, तो फिर आप अपर ट्राइब्यूनल में एप्लीकेशन डालते हैं जुडिशल रिव्यू की, जो कि पहले ज़माने में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन होती थी। तो जो टाइम फ्रेम है जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन डालने का वो 3 मंथ्स होता है, यानी कि जब आपको डिसीजन मिला है उसके 3 मंथ्स के अंदर आपने जुडिशल रिव्यू की एप्लीकेशन डालनी है। तो मेरे ख्याल से जो आपके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि लास्ट टाइम जब आपको राइट ऑफ अपील मिला है तो क्योंकि इन कंट्री राइट ऑफ अपील मिला है तो एक सर्टेन डेज़ के अंदर आपने अपील को दायर करना होता है, लेकिन जब आपको राइट ऑफ अपील नहीं मिलता तो फिर आपको जुडिशल रिव्यू डालना पड़ता है जिसका टाइम फ्रेम 3 मंथ्स का है, यानी कि 90 डेज़ का है। अब इशू ये आ जाता है कि आपको करना क्या चाहिए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं अपना मशवरा लेने के लिए, क्योंकि देखें जुडिशल रिव्यू 2-2,500-3,000 का डालने की बात नहीं है, डाल के आपको केस में क्या मेरिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी सही जगह जाना चाहिए। अब आ जाते हैं होम ऑफिस के ऊपर। होम ऑफिस ने अपनी जो इन्फोर्समेंट थी वो सस्पेंड करके रखी हुई थी ऑलमोस्ट 2 साल तक बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन अब उनकी जो इन्फोर्समेंट है वापस शुरू हो गई है। होम ऑफिस का व्यू ये है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन नहीं डाली हुई तो हम आके आपको पकड़ेंगे, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई ना कोई एप्लीकेशन डालें। तो लेकिन वही बात आ जाती है कि सिर्फ एप्लीकेशन फॉर द पर्पस ऑफ डालें ना, अगर मेरिट है तो फिर करें। तो होम ऑफिस शायद जो आई थी आपके घर वो ये बोलने के लिए कि अगर आप कोई एप्लीकेशन नहीं डाल ले तो आएँ और बेल का हमसे चार्जशीट लें ताकि हम आपको बेल की कंडीशन दें और उसके बाद उस कंडीशन की बेसिस पे उन्होंने रिपोर्टिंग करनी होगी एंड बेल पे हम उनको छोड़ देंगे। तो आया अब आपको क्या करना चाहिए, रियली मैटर्स के केस में मेरिट कितना है। तो उसके लिए अगर आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे तो वो फिर आपको बताएगा, बिकॉज जो आपके केस की सिचुएशन है, आपको केस जीतने के लिए अगर आपकी रिलेशनशिप जेन्युइन है और आपकी शादी हुई है या 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं और क्योंकि उनके पास अगर वीज़ा नहीं है तो आपको इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल का टेस्ट पास करना होगा अगर आपकी रिलेशनशिप में बच्चे भी नहीं हैं। और मैं बड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ कि लोगों को ये नहीं पता कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल टेस्ट क्या है। इससे सिंपल कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे बोला हुआ है कि हम किस चीज़ को इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल कंसिडर करते हैं। और जिन लोगों का तजर्बा है, यानी कि जो लोग बहुत सारे इमिग्रेशन के केसेस करते हैं, इस फील्ड में उनका तजर्बा है, वो यकीन करें 15-20 मिनट आपसे पूछ के आपकी रिलेशनशिप के बारे में 15-20 मिनट बाद आपको बता देंगे कि इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल कोई आपके केस में अप्लाई होता है या नहीं होता। बिकॉज अगर ओनली इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल आपके केस में अप्लाई होता है, देयर इज़ अ चांस कि आपको 10 ईयर रूट पे, पार्टनर रूट पे आपके पार्टनर को वीज़ा मिल जाएगा। बिकॉज अगर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल अप्लाई नहीं होता, फिर आप चाहे जितना मर्जी चक्कर मार लें, अगर कोई एक्सेप्शन आपके केस पे अप्लाई नहीं होती तो फिर वीज़ा नहीं मिलेगा, आपके पैसे इसी तरीके से ज़ाया होते रहेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए आप किसी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं जो कि फिर आपको मशवरा दे कि आपको आपके केस में क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी अच्छा सर, मेरा सवाल कुछ अपने बेटे से मुतालिक है। 2013 में हमने उसको अप्लाई किया था इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। उसमें 1.5 महीने का उसमें गया था, वो पाकिस्तान में जा रहे, तो उसकी अपील थी वो रिजेक्ट हो गई। उसके बाद 2016 तक हम उसको अप्लाई करते रहे, उसके लिए अपील भी करते रहे और फाइनली अक्टूबर 2016 में वो अपने खर्चे पे, अपने एक्सपेंसेस से वो चला गया पाकिस्तान वापस। अब उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट डिपेंडेंट के लिए, वो अपने बच्चों के साथ, मिसेज उसकी स्टूडेंट होंगी। तो उसमें अब हमने आपसे पूछना ये है कि इसका ओवर स्टे का और इमिग्रेशन ब्रीच का जो है सिलसिला है, उसमें हमें क्या उनको बताना चाहिए, और मतलब हिस्ट्री के बारे में, ट्रैवलिंग हिस्ट्री के लिए। और दूसरा ये है कि क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें रखनी चाहिए कि जो हमें मुश्किलात कम से कम पेश आए, और वीज़ा देने में क्या ज़्यादा टाइम लगाएंगे उस बच्चे के लिए, तो काइंडली अगर आप एक्सप्लेन कर सकें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। देखें, 2 बातें मैं हर एक को बोलता हूँ जो इस टाइप के सिनेरियो में हो। एक बात ये कि हर चीज़ डिक्लेयर करें, कोई चीज़ छुपानी नहीं है। और सेकंड चीज़ कि प्लीज़ जस्टिफिकेशन देने ना शुरू कर दिया करें। इट इज़ बेटर कि आप एडमिट करें कि अगर ओवर स्टे किया है
और माफ़ी मांगें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कि ठीक है हमारा जो प्रीवियस एक्शन था वो एडवर्स था, हम हाथ खड़ा करता हूँ मैं अब चाहता हूँ कि फ़्रेश स्टार्ट लूँ अपनी लाइफ के अंदर, तो प्लीज़ मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी जाए कि मैं वापस आके अपनी ज़िंदगी को कंटिन्यू करूँ अपनी पार्टनर के साथ, बिकॉज़ वो वहाँ पढ़ने जा रही है। ज़्यादातर जो मैं लोगों में देखता हूँ ना, वो क्या करने की कोशिश करते हैं कि जस्टिफाई करते हैं कि जी हमने ओवरस्टे क्यों किया, जी उसकी गलती थी, इसकी गलती थी। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद दैट। वो ये देखना चाहते हैं कि आपको एहसास भी हुआ है कि जो आपका कैरेक्टर था वो एडवर्स था हमारे साथ, आपने ओवरस्टे किया, क्या आपको उस अपनी गलती का एहसास भी है या नहीं। अगर आप अपने कवरिंग लेटर में अपने एहसास को पोर्ट्रे करेंगे तो देयर इज़ मैं ये नहीं कहता कि 100% वो आपको वीज़ा देंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे केस वर्कर की डिस्क्रेशन पे है, क्योंकि हर वीज़ा एप्लीकेशन के अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि उन्होंने आपका पास्ट इमिग्रेशन बिहेवियर देखना है इस मुल्क के अंदर, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है आपसे, वो आपको वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं इवन ऑन स्पाउस। पहले ये होता था कि ओवरस्टे स्पाउस वीज़ा पे एडवर्सली इफेक्ट नहीं होता था, अब इवन ऑन स्पाउस वीज़ा वो रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ब्रिटिश स्पाउस वीज़ा रिजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपने लास्ट टाइम ओवरस्टे किया था। एंड ऑफ कोर्स अपील करके आप फाइट करेंगे उस केस को। इधर तो स्पाउस वीज़ा भी नहीं है, स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सब कुछ सच सच बताएं और एक तरह से अपनी शो करें, रिग्रेट करें कि मैंने ये सारी हरकत की है कवरिंग लेटर में, ताकि ऑनेस्टली होम ऑफिस को बताएं कि हाँ मैं अपने हाथ खड़े करता हूँ, मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ अब मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं अपनी फैमिली प्राइवेट लाइफ अपने पार्टनर के साथ गुजार सकूँ जो स्टूडेंट के तौर पे उस मुल्क में जा रहा है। क्योंकि अगर होम ऑफिस रिफ्यूज़ करता है, जो दे हैव एवरी राइट टू रिफ्यूज़, तो फिर स्टूडेंट डिपेंडेंट को अपील का राइट नहीं है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का राइट है। तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू करेंगे और अगर वो रिव्यू भी नाकामयाब होता है देन दे विल गो फॉर जुडिशल रिव्यू। सो थोड़ा डिफरेंट बात हो जाती है देन स्पाउस वीज़े के अंदर जो ब्रिटिश के साथ करते हैं, इंडेफिनेट वालों के साथ करते हैं, अपेंडिक्स एफएम के अंदर करते हैं, बिकॉज एटलीस्ट आपको वहाँ मौका मिलता है जज के आगे बात करने का, जबकि स्टूडेंट डिपेंडेंट को जज के आगे बात करने का मौका नहीं मिलता। तो इस बात का ख्याल रखें कि प्लीज़ डिफेंड करना ना शुरू हो जाएं कि जी क्यों ये सब कुछ हुआ था। रादर कि यू ओन अप टू इट, जो भी हुआ है उसको एडमिट करें कि हाँ हमसे गलती हुई, ओवरस्टे हुआ, एंड वो कहते हैं ना कि रिग्रेटफुलनेस शो करके आप कवरिंग लेटर में उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको वापस एंट्री दी जाए एज अ डिपेंडेंट स्टूडेंट। मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम होने को आया। ब्रेक पे जाने से पहले मैं लास्ट टाइम भी नहीं बोला, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आके कॉल्स का सिलसिला हम जारी रखेंगे। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक भाई है और उसकी बेटी है, जी। तो वो पाकिस्तान से आए हैं। उनके बाप के पास स्पेनिश पासपोर्ट था और वो स्पेनिश उस पे आए हैं, अपने फैमिली जो नहीं होता वीजा डिपेंडेंट है अपने पे। तो क्या हम उस बच्ची की शादी कर सकते हैं? लड़का स्टूडेंट है या बेस्ट स्टूडेंट बेस पे आया हुआ है, तो उसकी शादी हो सकती है उनसे? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एज लॉन्ग एज वो मैरिटेबल एज में हैं बिल्कुल शादी कर सकती हैं, लेकिन वो बाद में अपने स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकती, बिकॉज अपेंडिक्स एफएम में रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आपके पास प्री सेटल स्टेटस है तो आपको यूरोपियन नेशनल होना है। क्योंकि जो उनकी बेटी हैं वो पाकिस्तानी नेशनल हैं और वो डिपेंडेंट वीज़े पे हैं अपने फादर के, तो उनके पास जो प्री सेटल स्टेटस 5 इयर्स का है वो बिल्कुल है, लेकिन शी इज़ नॉट हर सेल्फ एन EU सिटीज़न, तो अपेंडिक्स एफएम में वो नहीं आती।
ان کو پہلے اپنا 5 سال کے بعد انڈیفینٹ لینا ہے. جب بھی ان کے 5 سال پورے ہوں گے اور جب ان کے پاس انڈیفینٹ آ جائے گا تو پھر وہ اپنے اسپاؤس کو اسپانسر کر سکتی ہیں. تو اگر یہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں یا ایکسپیکٹڈ ہسبینڈ ہے اگر وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ تو آف کورس ان کو کسی طریقے سے پھر گریجویٹ ویزا لینا ہے اور پھر اسکلڈ ورکر کے اوپر ویزا لینا ہے تاکہ وہ اس ملک میں 5 سال تک رہ لیں, تاکہ بعد میں جب ان کی وائف انڈیفینٹ حاصل کر لیں تو وہ اپنے ہسبینڈ کو اسپانسر کر لیں. شادی البتہ بالکل کر سکتے ہیں, لیکن اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں شادی کو اسپانسر ویزے کے بیسس پہ لے کے کہ شادی ایک الگ معاملہ ہے, بعد میں ان کو ویزا دلوانا ایک الگ ایشو ہے. تو شادی بالکل کر سکتے ہیں لیکن ان کو سوئچ نہیں کر سکتے اپنے ویزے پہ جب تک ان کے پاس خود انڈیفینٹ نہیں ہو جاتا. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی سر, میں آپ سے وہ پوچھنا یہ ریگارڈنگ یہ ای یو سیٹلمنٹ اسکیم ہے. جی. تو میں نے وہ اپلائی کیا تھا پیپر اپلیکیشن تھرو سولسٹر. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک وہ بی آر پی مجھے ایشو نہیں کیا. ٹھیک ہے. تو میں ورک الاؤڈ کر دیا ہوا. ٹھیک ہے. میری شادی رجسٹرڈ ہوئی تھی اٹلی میں. ٹھیک ہے. میری وائف برٹش. تو ابھی تک انہوں نے جب میں کال کرتا ہوں تو وہ لائنز بھی دی ہیں. تو آپ اس متعلق کچھ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کب تک آ جائے گا, کیونکہ میں نے دسمبر 2020 میں اپلائی کیا تھا. ایک دفعہ انہوں نے مجھے ریفیوزل بھیجا ہے اپریل میں. پتہ نہیں کوئی لائر نے پتہ نہیں اپلیکیشن صحیح سینڈ نہیں کی یا کیا ہوا تھا. اس کے بعد دوبارہ انہوں نے اپلیکیشن بھیجی ہے اپریل 2021 میں. تو اس کے بعد سے لے کے ابھی تک انہوں نے مجھے اگست میں ایک لیٹر بھیجا تھا اور ساتھ میری وائف کو اور میرا پاکستانی پاسپورٹ واپس بھیج دیا تھا. اٹالین کارڈ میرا انہی کے پاس ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے مجھے مطلب ایک یونیک آئی ڈی, ریفرنس نمبر اور پیپر دے دیا کہ ابھی آپ کا ڈیسیژن پینڈنگ ہے. تو کافی ٹائم سے ہو گیا. تو وکیل بھی جو میں نے اپنے لائر جو میں نے ہائر کیا ہوا تھا وہ بھی ابھی فون پہ کوئی صحیح بات وہ آتی نہیں ہے. میں نے ای میلز بھی کافی کی ہیں. تو آپ مجھے گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی اس کے لیے فردر میں کیا کر سکتا ہوں. تھینک یو سو مچ. جی پہلے میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں. پہلے سب سے آسان بات بتاتا ہوں, پھر 2 مشکل بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہوم آفس کے ساتھ کوئی پریشر نہیں دے سکتے. ایک زمانے میں تھوڑا سا پریشر چلتا تھا, اب کووڈ کی وجہ سے بالکل بھی نہیں چلتا. آپ سمجھ لیں ہم لوگ کورٹ جاتے ہیں, ہوم آفس بنڈل بھی نہیں دیتا, اپنا بندہ بھی نہیں بھیجتا, پھر بھی جج کچھ بھی نہیں کہتا کورٹ کے اندر. اگر ہم لوگ غلطی سے بنڈل لیٹ بھیجیں, بڑی اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں اس کے اوپر. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر کوئی اس طرح چلتا ہے, بٹ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہوم آفس کو لیوریج بہت ہے کووڈ کی وجہ سے, بیکاز ان کے پاس بہت پریشر ہے اس وقت کام کا. تو میں ہر شخص سے ایک بات ریکویسٹ کے طور پہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ہوم آفس سے ڈیل کر رہے ہیں تو پلیز بی پیشنٹ. کوئی اس طرح کی سسٹم نہیں ہے کہ آپ ان کو بار بار بولیں گے تو وہ کسی طریقے سے جلدی ڈیسیجن لیں گے. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ ریکویسٹ کر دیں ہوم آفس, اگر کوئی اچھا کیس ورکر ہوا جلدی ڈیسیجن دے گا, ادروائز ٹائم لگے گا. اور آج کل ہر شخص کا ٹائم لگ رہا ہے, 8-9 months از ایوریج. اور اگر آپ کا ڈیسیجن پہلے آ رہا ہے دین یو آر لکی. جو باقی 2 آپشنز آپ کے پاس ہیں, ایک جو بڑی کامن ہے اور اب آج کل وہ اپلائی نہیں ہو رہی, کہ آپ اپنے ایم پی سے ریکویسٹ کریں اور ایم پی کو بولیں ای میل کے اوپر کہ پلیز یہ میرا ریفرنس نمبر ہے, آپ ہوم آفس کو بولیں میرا ڈیسیجن کر کے دے دیں. آج کل جو مجھے جن لوگوں سے میں ڈیل کرتا ہوں بتا رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ایم پی بھی ہمیں مڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جی آج کل کووڈ کا ایرا ہے اور ہم لوگ بھی اتنا زیادہ ہوم آفس کو پریشر نہیں دیں گے. تو کہنے کا مطلب کہ ایم پیز بھی کچھ لوگوں کے اسٹیپ بیک کر گئے ہیں کہ ہم ہوم آفس کو تنگ نہیں کریں گے, بیکاز ہوم آفس آج کل بزی بہت ہے. بیکاز ہوم آفس صرف امیگریشن نہیں کرتا, اور بھی بڑی چیزیں دیکھتا ہے. جو تیسری آپشن ہے جو کہ بالکل نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ایکسپینسو بہت ہے, کہ آپ ہوم آفس کو چیلنج کریں جوڈیشل ریویو کے اگینسٹ کہ جی مجھے میرا ڈیسیجن چاہیے, بیکاز وہ تھوڑا ایکسپینسو ہو جاتا ہے. اور اس میں آپ یہ نہیں بول رہے کہ مجھے میرا ویزا چاہیے, آپ صرف یہ بول رہے ہیں کہ مجھے ڈیسیجن چاہیے. تو اتنا پیسہ لگا کے جب ڈیسیجن آئے اور خدا نخواستہ آپ کے حق میں نہ آئے, تو اور یہ بھی چانس ہے کہ جج بولے کورٹ کے اندر جب آپ جوڈیشل ریویو کریں کہ اتنا ٹائم بڑا ریزنیبل ہے کنسیڈرنگ دا کمپلیکسٹی آف یور کیس. آپ کمپلین بھی ہوم آفس کے خلاف ریز کر سکتے ہیں, جو کہ سب سے بہتر آپشن ہے, کیونکہ وہ ایک الگ آن لائن کمپلین پروسیجر ہے جس کو آپ فالو کریں. لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک آپ کے کیس میں ایٹ لیسٹ 12 month نہ ہو, میرے خیال سے آپ صبر سے ویٹ کر لیں. دس از آل بیکاز آف آج کل جو پینڈیمک کے اندر صورتحال
चल रही है, जिसमें देखा जाएगा कि होम ऑफिस को काफ़ी लेवरेज दी जा रही है हर जगह, बिकॉज पैंडमिक की वजह से दे अंडरस्टाफ्ड, ओवरवर्कड, और अगर वो बोलते हैं कि हमें थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज आपके डॉक्यूमेंट्स थोड़े कम्प्लेक्स हैं और हमें थोड़ा टाइम लग रहा है उसको असेस करने में, दैट इज़ वेरी आप समझ लें acceptable most judges के आगे. So there you are. So please सब्र के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता. So please patiently आप थोड़ा वेट कर लें. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Hello, Islam. वालेकुम अस्सलाम. Yeah. I'm inquiring about uncle. Yes. A long time ago, he was here and he had a British nationality, but his children are not British nationality. They were born before he had a British nationality. But is it possible that he can bring his grandchildren? I mean, he's not here in this world now. But is it possible we can apply for the kids so they can come on his nationality, British nationality? He also worked here, and we got all the papers, everything we have. Okay, thank you so much. Now, I have explained in the past, because somebody else rang in for ancestry visas, where you could make an application based on your ancestral background. Now, I won't say it's a very complex area of law, but in this area of law, there are a lot of questions, there are a lot of moving parts. You have to ask a lot of questions and then try to fit the tree in. And if everything works perfectly, then yes, a person can apply on the ancestral visa. Now, what I say to everyone, which I'll say to you, is that especially on ancestral visa, because you have to ask how did the grandparent, where they were born, how did they attain the British nationality, and when was the grandchild born, which country they were born, because it has an implication on the decision. So it's one of those questions where it cannot be answered on this platform, because the platform is only to give you information, and I would have to ask very specific questions before I can address your question. So this platform is not for that. So what you need to do is go to any person who deals with ancestral visas, and then you can book an appointment with them over the telephone or in person, explain the situation to them. They'll ask you questions where the grandfather was born, where the father was born, why was the father given the nationality, and then on what basis, and on which country the grandchildren were born. And the year is very important, and the country they were born is very important, and also very important how the grandfather got the nationality. So these questions need to be asked, and then a person who is dealing in ancestral visa could pretty much give you advice whether your grandchildren qualify, yes or no. So I think it's best for you, the information I could give you is find someone who's competent in this area of law, and then ask them the question. Unfortunately, on this show, I'm not in a position to ask you those 20 questions or 15 questions, because then we'll be only on this call. So my apologies to you. Plus, please do this, because then you will know in about 10-15 minutes after those questions have been answered whether the grandchildren qualify. Then you don't have to spend money if the answer is that they don't qualify. So thank you so much for your call. I do apologize I was not very helpful to you, but it's just the nature of the question. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. Hello? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. I'm still the person, I was asking about the grandfather. Oh, my apology. My apology. Who are born in Pakistan, but their father got no nationality because they were born before the British nationality. When the grandfather, they were born, and the father didn't have the nationality. Actually, he was not in UK at that time. But the grandchildren are young. They're like 13, 15, and 20. Okay, I'll stop you there. If you don't mind, I'll stop you there because I did explain to you earlier. I know what you're trying to explain to me, but I still have to ask you some more questions. And the platform of the show is not to give very specific advice, because the platform of the show is to only give you information. So I will not be able to address your question. Because it's about general information, and ancestral visa is very specific. The scenarios are quite a lot, not a lot, but I mean to say I can't go through all the scenario here. So there are some additional questions I have to ask, which I can't ask on the show, because the platform is
only to give you information. So either you could speak to a competent person, book an appointment, and then after they've asked you the questions, they'll be in a position to answer you whether the grandchildren are eligible to apply for citizenship. So thank you so much for your call. I do apologize I was not very helpful to you. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी तारिक भाई, क्वेश्चन था, मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ यहाँ पर, और मेरी फैमिली को 5 ईयर रूट पर इंडेफिनेट मिला है जी जुलाई 2021 में. जी अब नेक्स्ट उनका ड्यू है जुलाई 2022 में. मेरे की एज 24 है और बेटी मेरी 19 की है, और उन्होंने बी टेस्ट दिया था फरवरी 2020 में. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अब क्योंकि 2 इयर्स कंप्लीट हो चुके होंगे, उन्हें दोबारा B1 टेस्ट देना है या नहीं. और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन कौन सी चाहिए होगी मेरी वाइफ के लिए और उनके लिए जब वो इंडेफिनेट अप्लाई करेंगे? तो इंडेफिनेट या नेचुरलाइजेशन अप्लाई करेंगे तो सॉरी नेचुरलाइजेशन, जी, ब्रिटिश सिटीजनशिप जो है. ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. एक चीज़ आप ज़रा चेक कर लें, बिकॉज अगर आप ब्रिटिश सिटीज़न हैं तो आपकी वाइफ को 1 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं इंडेफिनेट के बाद टू मेक द एप्लीकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन. तो इस चीज़ को आप थोड़ा करेक्ट कर लें या चेक कर लें. आई डू नॉट नो, मैंने यही समझा था कि आपने ये बोला है कि मैं ब्रिटिश सिटीज़न हूँ और मेरी वाइफ को इंडेफिनेट मिल गया. तो जिस तरह आपने कैलकुलेशन की है टाइम की, आप शायद 1 साल वेट करने का सोच रहे हैं, बट टेक्निकली इफ यू आर ब्रिटिश सिटीजन, आपकी वाइफ को इंडेफिनेट मिला है, शी डजंट हैव टू वेट फॉर 1 ईयर, शी कैन इमीडिएटली अप्लाई फॉर नेचुरलाइजेशन सब्जेक्ट टू रेजिडेंशियल रिक्वायरमेंट और बाकी रिक्वायरमेंट गुड कैरेक्टर की वो पूरी कर रही हैं. जहाँ तक बात आती है इंग्लिश टेस्ट की, जो लैंग्वेज टेस्ट है, उसके ऊपर होम ऑफिस ने बोला है कि अगर आपने कोई इंडेफिनेट के वक्त टेस्ट इस्तेमाल किया जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 2 साल की है, नेचुरलाइजेशन पे आप उसी टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जो नई लिस्ट है उसमें वो टेस्ट अभी भी है. तो अगर आप जो करंट लिस्ट है नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की, उसकी लिस्ट को देखें और वो जो टेस्ट आपने दिया था, अवॉर्डिंग बॉडी ने दिया था, वो टेस्ट अभी भी उस लिस्ट में लिखा हुआ है, तो फिर आप उस टेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लेटेस्ट टेस्ट को चेक करें. जहाँ तक बात आती है डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट की, वो बड़ी आसान बात है कि जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन भरेंगे तो डिपेंडिंग और क्या क्या इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन में डालते हैं, एक चेकलिस्ट प्रिंट होगी एट द एंड ऑफ द डे. उस चेकलिस्ट को बस फॉलो करें और वो जो डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं वो आपने प्रोवाइड करने होते हैं अपनी नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन पे. लेकिन एक बात बता दूं कि नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन की चेकलिस्ट इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होती, लेकिन वो केस बाय केस चेकलिस्ट निकलती है. तो आप जब भरेंगे एप्लीकेशन तो चेकलिस्ट आपको पता चल जाएगी. मुझे बताया जाता है कि हमारा शो का इख्तिताम होने को आया. टाइम इज़ अप. थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे इस शो को देते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग दैट. उससे काफ़ी हौसला अफजाई होती है. अपना ख्याल रखें और आपसे फिर मुलाकात अगेन होगी. मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़.